तो हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम हो गया जीतो भैया की हिंदी कक्षा में। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? टैक्सेशन। टैक्सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कराधान, या फिर इसको कुछ और बोल सकते हैं क्या? कर लगाना। यानी कि जो लोग भी वेतनभोगी लोग होते हैं, जिनको वेतन प्राप्त होता है, मान लीजिए चाहे वो सरकारी हों या फिर प्राइवेट हों, या फिर जिनके बिजनेस चलते हैं, उनको सालाना जो है टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो उस टैक्स के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसकी कैसे गणना की जाती है। तो चलो बच्चों, आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। करों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। करों का वर्गीकरण विभिन्न विधियों से किया जा सकता है, जैसे कि आय पर कर लगा सकते हैं, पूंजी पर कर लगा सकते हैं, संपत्ति पर कर लगता है, वस्तुओं पर कर लगता है, व्यक्तियों पर कर भी लगता है जहाँ जहाँ तक है, और वस्तुओं पर कर लगता है। ये सब क्या है? करों के वर्गीकरण है। ठीक है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो करों को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? नंबर एक है प्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और नंबर दो है अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड होंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उसे सीधा प्रभावित करता हो, यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसा कर जो सीधा उसको प्रभावित करता हो, उसकी दैनिक जन जो उसकी दिनचर्या होती है उसकी लाइफ में सीधा उसको प्रभावित करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आयकर, संपत्ति कर। जैसे कि जो आय होती है, संपत्ति होती है, उस पर कर लगता है, जिससे उस पर सीधा प्रभाव प्रभाव पड़ता है। और उपहार कर, मान लीजिए कोई गिफ्ट वगैरह लेता है, कोई सामान वगैरह लेता है, उससे भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो उससे क्या है? उसके जीवन में एक सीधा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अब कुछ और पॉइंट है। आयकर का परिकलन। अब आयकर का परिकलन कैसे किया जाता है, मतलब आयकर कैसे निकाला जाता है, इसको देख लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इस अनुच्छेद में हम केवल वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले आयकर को परिकलित करेंगे, यानी जिन जिन लोगों को भी अब वेतन मिल रहा है सिर्फ उन्हीं द्वारा दिए गए टैक्स को हम लोग इसमें परिकलित करते हैं, मतलब इसमें शामिल करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? आयकर का परिकलन। वेतनभोगी व्यक्तियों की आय पर आयकर का परिकलन करते समय, मतलब जिनको वेतन मिल रहा है व्यक्तियों को, उनकी आय पर आयकर का मतलब उन पर आयकर का मतलब उनकी इनकम टैक्स का परिकलन करते समय निम्नलिखित बातों का हम लोग को ध्यान भी रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, एक वित्तीय वर्ष की सकल आय, मतलब एक वित्तीय वर्ष होता है उसकी सकल आय यानी कि ग्रोस इनकम पर आयकर परिकलित किया जाता है। तो जो टैक्स निकाला जाता है वो उसकी साल क्या होती है? जो वित्तीय वर्ष होती है जो वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को क्या कहा जाता है? एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग कहते हैं। पॉइंट नंबर टू, सकल आय का अर्थ क्या है? कि पूरे वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त हुई कुल आय। सकल आय वह होती है जो पूरे एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने भी हम लोगों के पास स्रोत होते हैं, जहाँ जहाँ से इनकम आ सकती है, उनसे टोटल प्राप्त हुई कुल आय को क्या कहते हैं? हम लोग सकल आय कहते हैं। पॉइंट नंबर तीन, स्वीकार्य कटौती। ये क्या होता है? कुछ ऐसी कटौतियाँ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्शंस हैं, जो कि आयकर से मुक्त होती हैं। मतलब कुछ ऐसी कटौतियाँ होती हैं जिन पर हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। आयकर का परिकलन करते समय पहले जो सकल आय होती है, मतलब जहाँ जहाँ से भी इनकम आ रही थी, उस सकल आय में से इन कटौतियों को घटा दिया जाता है। उसके बाद जो शेष राशि बचती है उस पर हम लोग इनकम टैक्स निकालते हैं। ठीक है। उस पर जो है इनकम टैक्स लगता है। तो कुछ कटौतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी कटौतियाँ हैं जिन पे कर नहीं लगता है या जिन पे कर की छूट है कुछ? जैसे नंबर पॉइंट का है कि मकान किराया भत्ता। कुछ शर्तों के अधीन वेतनभोगी व्यक्तियों को मिलने वाले किराया भत्ते का कुछ अंश आयकर से मुक्त होता है, यानी कि जो सर्विस कर रहे होते हैं लोग, उनको देखा होगा आप लोगों ने कि हाउस रेंट मिलता है रहने के लिए, तो मकान किराया भत्ता जो है उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है। पॉइंट नंबर चार क्या है?
कि धारा 80G के अंतर्गत कुछ छूटें मिलती हैं। निम्नलिखित दानों, मान लीजिए आपने कुछ दान दे दिया, कुछ संजा दे दिया, उस पर धारा 80G लागू होती है, ठीक है, उसके द्वारा आप लोगों को छूट दी जाती है टैक्स में। जैसे केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ ऐसी राहत कोष हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इस पर आप लोगों को 100% की छूट मिलेगी। परिवार कल्याण राहत कोष हो गई, प्रधानमंत्री दुर्भिक्ष राहत कोष हो गई, राष्ट्रीय सैनिक कल्याण कोष हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हो गया, क्योंकि एक तारीख और चौथा महीना और 1999 से ये शुरू हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, और सामुदायिक विकास के लिए राष्ट्रीय कोष है। अगर इनमें आप लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, तो आप लोगों को कर में 100% की छूट मिलती है, यानी कि आप लोगों को उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपकी जो सकल आय होती है उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है, और जब बाकी बची हुई आपकी वेतन निकल के आती है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि विश्वविद्यालय हो गया या फिर किसी राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थान हो गई, ये तो कोर्स जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो, मतलब कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय हो गया, आपकी राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्था होगी जो किसी बड़े प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अगर स्वीकृत हो, तो उसमें अगर आप लोग दान देते हैं तो उसमें आप लोगों को 100% टैक्स की छूट मिलती है। पॉइंट नंबर 8 मुख्यमंत्री राहत कोष हो गया और जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष हो गया, इसमें आप लोगों को 100% छूट नहीं मिलती है। इसमें कितनी छूट मिलती है? इसमें आप लोगों को 50% टैक्स फ्री मिलता है, ठीक है। तो जो आप लोग देंगे उसमें से उसका आधा करके आपकी वेतन में जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको टैक्स निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने 30,000 दे दिया, 30,000 का 50% यानी कि 15% पे आप लोगों को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट हो गया, इस पर आप लोगों को 50% टैक्स लगेगा। मान लीजिए आप लोगों ने 30,000 दिया उसमें, और आपकी कुल वेतन हो रही साल में 5,000, तो 50,000 तो 30,000 में से कट जाएगा, यानी कि 15,000, तो 5,15,000 पे आप लोग टैक्स देना पड़ेगा, और 15,000 पे आप लोगों को टैक्स मुफ्त हो जाएगा, टैक्स मुक्त हो जाएगा उस पर। कोई अन्य परामर्श संस्था जिसको दिए दान या चंदे पर धारा 80G लागू होती है। कुछ मान लीजिए जैसे परामर्श संस्था होती है जिनको दिए गए दान या चंदा पर धारा 80G लागू होती है। तो हमने क्या क्या देखा? जो पहले 8 पॉइंट थे, 1 से 8 तक दिए गए हम जो राशि देते हैं दान, उस पर 100% की छूट दी जाती है। और पॉइंट 9 देखा, और पॉइंट नंबर 10 यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष और इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट में, इसमें आपको 50% की सिर्फ छूट मिलती है। एक 9 पॉइंट है कि धारा 80G के अंतर्गत मिली छूट की राशि को आय में से घटाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से अभी मतलब है जो आय होता है उसमें से उस दी गई राशि को उसमें घटा के फिर आपके जो है टैक्स निकाला जाता है, ठीक है, कितना आपको साल में टैक्स देना पड़ेगा। ये तो धारा 80G के अंतर्गत था। अब आ रही है धारा 80C के अंतर्गत। धारा 80C के अंतर्गत क्या क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने जीवन बीमा में अपना रुपया लगा रखा है, तो जीवन बीमा प्रीमियम हो गया। कुछ आपने रुपये भविष्य निधि में लगा रखा है, कुछ रुपये आपने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में लगा रखा है, मान लीजिए कुछ ट्यूशन फीस हो गया, कुछ हाउसिंग लोन ले रखा है उसमें आप भुगतान कर रहे हैं। तो इन सभी आदि राशि में अधिकतम आपको कितने 1 लाख रुपये तक की सकल आय में से कम कर देते हैं। मान लीजिए अगर साल भर में आप इन सभी में से मान लीजिए किसी किसी में कितना भी दे रहे हैं, अगर कुल मिलाकर अगर 1 लाख हो रहा है तो आप लोगों को 1 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे आप लोग समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ऊपर जो भी पढ़ा आपको याद है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट निम्नलिखित में से किस पर नहीं है? तो प्रधानमंत्री राहत कोष पे तो 100% छूट है, टैक्स फ्री है ये, ठीक है, 100% टैक्स फ्री है ये। और जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष, इसमें 50% है, तो ऑप्शन देखते ही 2 टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये थी कुछ थ्योरी। और अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है, जैसे हर साल बदलता रहता है। मान लीजिए अगर 11-12 का देखें, 12 और 13 का देखें, 13-14 या फिर 15-16, अभी तो 2023 चल रही है, तो 2023 और 2024 का बजट अलग होगा। तो हर साल ये बजट चेंज होते रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सब सेम होंगे, बस उसकी जो कर की दरें हैं वो बदल जाती हैं, बस बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं, उनका तरीका करने का बिल्कुल सेम होता है।
तो जैसे अगर वित्तीय वर्ष 2011 और 12 का देखें तो उसके अंतराल में अगर आपकी इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1,80,000 रुपये से 1,80,000 रुपये एक से मतलब 1,80,000 से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया और 5 लाख रुपये तक है तो उस पर आपको 10% लगेगा। किस पर? जो कि 1,80,000 रुपये से ऊपर हो। मीन कि 1,80,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए 1,80,000 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1,90,000 है तो 1,80,000 से कितना ज़्यादा है? 1,90,000 10,000, तो 10,000 पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 है, अगर 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक है तो 32,000 तो 32,000 रुपये तो फिक्स है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और 20% उस राशि का जो 5 लाख रुपये से अधिक है, यानी कि 5 लाख रुपये से अगर अधिक है, मान लीजिए 6 लाख है तो एक 6 लाख कितना ज़्यादा है 5 लाख से? 1 लाख, तो 1 लाख पे 20% लगेगा प्लस 32,000। इसी प्रकार अगर 8 लाख रुपये से ऊपर है तो 62,000 रुपये तो फिक्स है और 30% उस राशि का जो कि 8 लाख रुपये से अधिक है। तो ये कुछ कर की दरें थी वित्तीय वर्ष 2011 और 12 की। अब इसी प्रकार कुछ हर साल ये वित्तीय वर्ष की जो दरें होती कर की दरें वो बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2012 और 2013 की कुछ आयकर की दरें दे रखी हैं, जिसमें कुछ अंतराल दे रखे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी अगर इनकम जो है साल में अगर 2 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक है तो वो तो कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक है, यानी कि 2 लाख रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा से लेके 5 लाख रुपये तक है तो उस पर उस राशि का 10% पे टैक्स लगेगा जो कि 2 लाख रुपये से ऊपर हो। मान लीजिए आपके अगर 3 लाख है तो 2 लाख रुपये से 3 लाख कितना अधिक है? 1 लाख रुपये, तो 1 लाख पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर 5 लाख रुपये एक से लेके 5 लाख रुपये 1 रुपये से लेके अगर 10 लाख रुपये तक है तो 30,000 रुपये तो फिक्स है कि देना ही पड़ेगा। और 20% जो कि 5 लाख रुपये से ऊपर हो, यानी कि मान लो अगर 6 लाख है तो 1 लाख का 20% प्लस 30,000। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये एक से रुपये से लेकर अगर ऊपर है तो 1,30,000 तो आपको देना ही पड़ेगा प्लस 30% जो 10 लाख रुपये से ऊपर है। मान लीजिए अगर 11 लाख है तो 1 लाख का 30%, यानी कि 11 लाख जो है वो 1 लाख रुपये से कितना ज़्यादा है? 1 लाख रुपये ज़्यादा है, तो 1 लाख का 30% प्लस 1,30,000। तो ये वित्तीय वर्ष 2012 और 2013 की आयकर की दरें थी। और यहाँ पे कुछ 2021 और 2022 की कुछ आयकर करें दे रखी है 2022 और 2023 की। इसमें 2.5 लाख रुपये पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख रुपये से अगर 3 लाख रुपये तक है तो उस पर 5% लगेगा जनरल कैटेगरी में। और सीनियर सिटीजन है तो उस पर नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वेरी सीनियर सिटीजन है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस पर टैक्स लगेगा कब? जब 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है। और 3 लाख रुपये एक से लेकर अगर 5 लाख रुपये है तो जनरल कैटेगरी भी 5% टैक्स लगेगा, सीनियर सिटीजन में भी 5% टैक्स लगेगा। और वेरी सीनियर सिटीजन यानी कि जो 80 साल से ऊपर हैं, 80 साल की है और उससे ऊपर हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 5 लाख रुपये एक से लेकर अगर 10 लाख रुपये तक है तो जनरल कैटेगरी मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है उन पर 20% टैक्स लगेगा। जो 60 साल से 80 साल के बीच में उन पर 20% टैक्स लगेगा। और जो वेरी सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल और 80 साल से ऊपर है उन पर भी 20% टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख रुपये से ऊपर है तो उस कंडीशन में सभी पे टैक्स समान लगेगा। ठीक है। तो ये कुछ इनकम टैक्स स्लैब थे रेट। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया जितनी भी थ्योरी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे कि ऐसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, मतलब जो टैक्स निकाला जाता है इनकम टैक्स वो कैसे निकाला जाता है, उसकी गणना कैसे होती है। तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2012 और 2013 के अंतर्गत में किराया भत्ता छोड़कर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है? 4,50,400 रुपये है। वह 45,000 रुपये तो भविष्य निधि में जमा करता है, 18,000 रुपये जीवन बीमा निगम में देता है साल भर में, और 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत योजना में लगाया है। उसको वार्षिक देय आयकर पर 2% शिक्षा कर भी देना पड़ेगा। जो देय आयकर बनेगा उस पर 2% शिक्षा कर भी लगेगा इस व्यक्ति पर। यदि वह
1600 रुपये प्रति माह आयकर 11 महीने तक जमा करता है। यानी कि वो हर महीने मान लो टैक्स दे रहा है कितना, 1600 रुपये। कब तक दे रहा है, 11 महीने तक दे रहा है लगातार। हर महीने 1600 रुपये देता है और कब तक देता है, 11 महीने तक जमा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंतिम महीने में उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, यानी कितना आयकर जमा करना पड़ेगा। आयकर की गणना करने से पहले कुछ ज्ञातव्य हैं कि निम्नलिखित योजना में लगाई गई धनराशि अधिकतम, यहाँ पे उन लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि अधिकतम दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अधिकतम 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए तक ही इन चीज़ों पे भविष्य निधि और जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत पत्र नियोजित राशि पे अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही कर मुक्त है। ये आपको पॉइंट रखने वाले याद है कि मैक्सिमम याद रखना है आपको। जहाँ पे मैक्सिमम दे रखा उसकी कंडीशन अलग होती है, और जहाँ पे अधिकतम नहीं देखे ये दे रखा होता कि बचत राशि के सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही 100% छूट है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पे अधिकतम 1 लाख रुपए तक है, तो इसको सॉल्व हम लोग करके आयकर की दरें दे रखी हैं क्या कि कर योग्य आय अगर 2 लाख रुपए तक है तो उस पर कर शून्य है, और 2 लाख रुपए एक से लेके अगर 5 लाख रुपए तक है तो उस पर 2 लाख रुपए से अधिक राशि पर 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जो वार्षिक आय बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 4,50,400 रुपये। ठीक है, ये तो वार्षिक आय थी उसकी, जो कि किराया भत्ता छोड़ के थी। हम लोग किराया भत्ता छोड़ के ही उस पर ही टैक्स निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे कि वो कहाँ कहाँ अपनी राशि जो है जमा कर रहा है। तो वो जो है भविष्य निधि में जमा कर रहा है 45,000 रुपये, जीवन बीमा में जमा कर रहा है 18,000 रुपये, और राष्ट्रीय बचत योजना में जमा कर रहा है 30,000 रुपये। तो टोटल कितनी जमा राशि कर रहा है वो, 45,000, 18,000 और 30,000। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आया, 93,000। यानी कि 93,000 रुपये निकल के आ रहे हैं, जो कि 1 लाख रुपये से कम है। तो ये जो 93,000 रुपये हैं इस पे जो टैक्स नहीं लगेगा, तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो इसको हम लोग वार्षिक आय से घटा देंगे। हम लोग इस पे टैक्स निकालते हैं जहाँ जहाँ पे टैक्स लगेगा। जब 93,000 ये जमा राशि है इस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है इन जमा राशियों पर। तो 4,50,400 रुपये में से हम लोग 93,000 घटा देंगे। जब इसमें घटाया तो कितना निकल गया है, 3,92,400 रुपये। ठीक है, 3,92,400 रुपये। अब हम लोग ये क्या आ गया, 3,92,400 रुपये ये कर योग्य आय आ गई। अब इस पर टैक्स निकालेंगे, 3,92,400 रुपये इस पर टैक्स निकलेगा। तो 3,92,400 कौन सी कर के दर के अंतर्गत आता है, ये 2 लाख रुपये एक से लेके 5 लाख रुपये तक आता है, जिसमें 2 लाख रुपये से अधिक राशि पर 10% पे टैक्स लगता है। यानी कि 2 लाख रुपये से अगर जितना ज़्यादा उस पर टैक्स लगेगा, तो 2 लाख रुपये से 3,92,400 रुपये कितना अधिक है, तो हम लोग 3,92,400 में से 2 लाख घटा देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे ये। ठीक है, 10% निकाल लेंगे तो 1,92,400 रुपये अधिक है 2 लाख रुपये से, तो इसका 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 19,240 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षा कर भी लग रहा है, तो शिक्षा कर आयकर पे ही लगता है। तो शिक्षा कर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना दे रखा है शिक्षा कर, उसका कितना लगेगा, शिक्षा कर 2% लगेगा, 2% शिक्षा कर भी देना पड़ेगा। तो जो आयकर निकल के आया इसका हम लोग 2% निकाल लेंगे, तो कितना निकल के आएगा, 384.80 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो दे आयकर होगा कितना देना पड़ेगा, तो 19,240 और 384.80 इन दोनों को जोड़ के जो पैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो पैसा आएगा वो कितना निकल के आया, 19,624.80 रुपये। इतना पैसा कुल निकल के आया टोटल, मतलब एक साल में उसको देना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दे रखा था कि वो 1,600 रुपये टैक्स के रूप में 11 महीने तक जमा करता है। तो 11 महीने का कितना हो गया, 17,600 रुपये। और अंतिम महीने का पूछा है, तो टोटल वो 12 महीने जमा करता है 19,624.80 रुपये, और 11 महीने तक जमा करता है वो 17,600 रुपये। तो आखिरी महीने का निकाल लें कितना आएगा, 19,624.80 में से 17,600 घटा देंगे तो 12 महीने का आखिरी महीने का टैक्स निकल के आ जाएगा। वो कितना आएगा,
₹24.80 इतना उसको जो टैक्स है उसको देना पड़ेगा आखिरी महीने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में राम की सकल आय मकान किराया भत्ता छोड़कर, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मकान किराया भत्ता छोड़कर ही हम लोग आयकर निकालते हैं, ठीक है। कितनी है उसकी इनकम? 4,25,000 रुपये किराया मकान भत्ता छोड़कर। वह 65 रुपये प्रति माह, आपको यहाँ ध्यान देना होगा ये प्रति माह दे रखा है तो इसको साल का निकालना पड़ेगा। सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा करता है 65 रुपये हर महीने। 15,000 रुपये वो वार्षिक जीवन बीमा देता है पॉलिसी में। 35,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है और 30,000 रुपये जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में दान करता है, जो जिस पर 50% कर मुक्त है। तो जो 4,25,000 है उसमें हम डायरेक्ट ये 30,000 नहीं कटाएंगे क्योंकि इस पर पूरा 100% छूट नहीं है, सिर्फ 50% छूट है, मतलब इसका आधा। तो 4,25,000 में से हम लोग 30% का आधा यानी कि 15,000 घटा लेंगे, फिर उस पर हम लोग टैक्स निकालेंगे, ठीक है। कर उसके द्वारा वर्ष के अंत में दिए गए आयकर को ज्ञात करना है। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100%, यहाँ पे दे रखा है अधिकतम सीमा, यहाँ पे आ गया ये शब्द अधिकतम। अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है, यहाँ पे अधिकतम की बात की गई है तो अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हम लोग सीमा तक छूट दे सकते हैं। आयकर की दरें दे रखी हैं 1,60,000 रुपये तक, कोई शून्य नहीं, कोई टैक्स नहीं, जीरो होगा, शून्य। और 1,60,000 रुपये से अगर 1 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 1,60,000 से जितनी भी अधिक आय होगी उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो इसका हम लोग हल देख लेते हैं। तो जो राम की जो सकल आय बनी जो दे रखी है वो कितनी है? जो वार्षिक आय है वो 4,25,000 रुपये, ठीक है। और वो क्वेश्चन में क्या करे कि 30,000 रुपये जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में दान करता है जिसपे 50% छूट है। कितने दे रहा है? 30,000 दे रहा है। इसका जब 50% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो निकल के आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। तो 15 मतलब उसके 30% का सिर्फ 50% है, उस पर ही छूट मिलेगी, यानी कि उसका आधा कितना हो जाएगा? 30,000 का 50% 15,000। तो स्मारक कोष में कितना दान करता है वो? 15,000 दान करता है। तो हम लोग 4,25,000 में से 15,000 घटा दें, क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, 50% टैक्स मुक्त है। तो 4,25,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 4,10,000। कुल जमा राशि कितनी है? वो 65 रुपये तो हर महीने LIC में जमा कर रहा है, तो 12 महीने निकालने के लिए 12 गुणा कर देंगे। और 15,000 रुपये वो कहाँ जमा कर रहा है? 15,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में दे रहा है, और 65 रुपये वो भविष्य निधि में दे रहा था। 15,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में दे रहा है और 35,000 रुपये के वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो प्लस 15,000 प्लस 35,000 तो कितना आएगा निकल के? 1,28,000 रुपये, जो कि अधिकतम सीमा से अधिक है। अधिकतम सीमा कितनी थी? 1,00,000 रुपये तक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिकतम सीमा यहाँ पे आयकर में छूट समस्त बचतों का 100%, अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये तक है, ठीक है। तो जो कर योग्य आय थी कितनी थी? शेष जो निकल के आई थी कितनी निकल के आई थी? 4,10,000 में से हम लोग 1,00,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि कुल जमा राशि कितनी निकल के आ रही? 1,28,000 और अधिकतम हमें 1,00,000 तक दे रखी है, तो 4,10,000 में से हम लोग ये सिर्फ 1,00,000 माइनस करेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 3,10,000 रुपये। अब इस 3,10,000 कौन सी कर दर के अंतर्गत आता है? ये 1,60,000 रुपये से 1 से लेके 5,00,000 रुपये तक आता है, जिसमें 1,60,000 रुपये से अधिक आय का 10% पे टैक्स लगाएंगे हम लोग। तो 1,60,000 से कितना अधिक है? तो 3,10,000 में से 1,60,000 घटा देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकालेंगे कितना निकल के आएगा? 15,000 रुपये, यानी कि उसको हर साल 15,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतम सीमा आपको याद रखनी है, जहाँ पे अधिकतम सीमा लिख के आ जाए
उस क्वेश्चन में सिर्फ अधिकतम 1 लाख ही माइनस करना है सिर्फ, चाहे वो 1,50,000 आ जाए, 1 लाख से अधिक है 1,50,000, तो सिर्फ 1 लाख को ही माइनस करेंगे उसमें। ये अब इसमें ये नहीं करेंगे कि 28,000 को जोड़ देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतम सीमा दे रखी 1 लाख रुपए तक ही है। तो हमने सिर्फ 1 लाख घटाया उसमें से, और जो निकल के आएगी करे हो गया उस पर 10% की छूट निकाल के हम लोग उसका टैक्स ज्ञात कर लेंगे। तो कितना निकल के आया, 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2009-2010 में आय कितनी थी, 4,28,000 थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह, यहाँ पे याद रखना ये प्रति माह दे रखा है, इसको साल का निकालने के लिए इसमें 12 गुणा करेंगे। 25 रुपये प्रति माह भविष्य निधि में जमा किए, 25,000 रुपये अर्धवार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम में जमा किए। यहाँ पे अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी कि 6 महीने में उसने 25,000 दिए, तो 1 साल का निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 50,000 रुपये वो सालाना जीवन बीमा पॉलिसी में दे रहा है। 30,000 रुपये के वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, और 25,000 रुपये वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दिए। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाए गए आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा का कुल 1 लाख रुपए तक आयकर से मुक्त है। इस राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा का कुल यानी कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही आयकर से मुक्त है। कुल मतलब अधिकतम वो 1 लाख रुपए तक ही आयकर से मुक्त है। तो ट्रस्ट में दान की गई राशि का 50% में आयकर में छूट मिलती है, धारा 80C के अंतर्गत अनुमन्य है। जो ट्रस्ट में दे रहा है उसमें सिर्फ 50% की ही छूट मिलेगी, जो कि धारा 80G के अंतर्गत अनुमन्य है। आयकर की कुछ दरें दे रखी हैं। अगर आपकी सैलरी 1,50,000 रुपये तक है तो 0 टैक्स लगेगा, आयकर की दर के अनुसार 0 टैक्स है। अगर 1,50,000 रुपये से 1 रुपये से लेके 3 लाख रुपये तक है तो 1.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। और 3 लाख रुपये 1 से लेके 5 लाख रुपये तक अगर है तो 15,000 तो फिक्स है देना पड़ेगा, प्लस 3 लाख रुपये से अधिक राशि पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको आयकर का 3% शिक्षा अधिभार भी लगाया गया है। शिक्षा अधिभार तब लगाया जाता है जब एक तरीका ये कर होता है जो कि उसकी वार्षिक आय पे नहीं लगाया जाता, कि उसकी कर आय पे लगाया जाता है। ये एक तरीके का कर होता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका हल देख लेते हैं। हल देखते हैं तो एक कर्मचारी की जो सकल आय है, जो वार्षिक आय है, वो कितनी दे रखी है, 4,28,000 रुपये, ठीक है। उसने ट्रस्ट में कितने दान किए, ट्रस्ट में उसने दान किए 25,000 रुपये, ये लिखा है यहाँ पे, ट्रस्ट में उसने दान किए 25,000 रुपये। तो जो 25,000 रुपये उसने दान किए, तो यहाँ पे नीचे पॉइंट दे रखा है कि ट्रस्ट में दान किए गई राशि का 50% आयकर में छूट मिलता है सिर्फ। तो 25,000 का हम लोग 50% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 12,500 रुपये। तो सिर्फ 12,500 रुपये पर ही आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उसके 50% पे छूट नहीं मिलेगी। अगर 100% होता है तो 4,28,000 में से पूरा 25,000 घटा देते, क्योंकि जिस पे टैक्स नहीं लगता उस पर तो हम कर निकालते नहीं, तो उसको घटा के ही जो निकल के आती राशि, उस पर शेष जो निकल के आती आय, उस पर ही हम लोग टैक्स निकालते हैं। तो इसका 50% 12,500 बना जो ट्रस्ट में दे रहा है। तो 4,28,000 में से जब 12,500 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 4,15,500 रुपये। अब कुल जमा राशि कितनी है, वो 25 रुपये। तो हर माह वो जमा कर रहा है, कहाँ पे, भविष्य निधि में जमा कर रहा है 25 रुपये। जब वो 25 रुपये भविष्य निधि में जमा कर रहा है हर महीने, यहाँ पे दे रखा है 25 रुपये भविष्य निधि में जमा करता है, और 25,000 रुपये आर्थिक LIC अर्धवार्षिक LIC जीवन में देता है। यानी कि 25 से गुणा 12 इसका साल का निकाल लेंगे, प्लस 25,000 अर्धवार्षिक था तो साल का कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, और 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो कुल जमा राशि कितनी हो गई, 1,10,000 रुपये, जो कि 1 लाख रुपये से अधिक है।
1 लाख रुपए से अधिक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जमा का कुल 1 करोड़ रुपए तक कर से मुक्त है, यानी कि जमा का कुल यानी कि जमा का अधिकतम 1 लाख रुपए तक आयकर से मुक्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आयकर में छूट अधिकतम कितनी मिल रही है? 1 लाख रुपए। तो जो शेष आय जो निकल के आई थी, ये शेष आय, इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे? 1 लाख घटा देंगे। जब इसमें से 1 लाख घटाएंगे तो कितना निकल के आया? 3,15,500 रुपये। अब ये नहीं कि इसमें 1 लाख घटाया है तो हम लोग जो बचा हुआ 10,000 उसको जोड़ दें, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही उसको कर मुक्ति दे सकते हैं। तो सिर्फ 1 लाख उसमें से घटाया हमने, जो शेष आय थी, जो निकल के आया वो कर योग्य है, वो कितनी निकल के आई? 3,15,500 रुपये। अब कौन सी दर के अंतर्गत आता है ये 3,15,500 रुपये? ये पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत आता है। इसमें 15,000 तो फिक्स है, प्लस 3 लाख रुपए से अधिक राशि का आपको 20% देना पड़ेगा। तो आयकर निकालने के लिए 15,000 तो फिक्स है, प्लस अब 3 लाख रुपए से कितना अधिक है? 3,15,500, ये 15,500 रुपये अधिक है। तो 15,500 रुपये का 20% हम लोग निकाल लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आयकर कितना निकल के आएगा? 18,100 रुपये। 18,100 रुपये निकल के आया। अब इस पर शिक्षा अधिभार भी लग रहा है। कितना जो आयकर होता है उस पर ही हम लोग शिक्षा अधिभार लगाते हैं, ठीक है, ना कि उसकी सकल आय जो कि शेष आय होते है उस पर लगाते हैं। अधिभार किस पे लगाते हैं? आयकर पे। तो शिक्षा अधिभार कितना दे रखा है? 3% लग रहा है उस पर। तो 18,100 का 3% कितना हो जाएगा? 543 रुपये। तो 18,100 ये तो आयकर लग रहा है, और उसका शिक्षा अधिभार अतिरिक्त जो टैक्स लग रहा है वो कितना आ जाएगा? 543 रुपये। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 18,643 रुपये इसको सालाना टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तो ये भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ पे अधिकतम लिख के आ जाए उसमें से सिर्फ आप लोगों को, अगर जो बचत राशि अगर 1 लाख रुपए से अधिक भी आ रही है तो सिर्फ 1 लाख को घटाएंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत की कुल वार्षिक आय, भारत है एक कोई व्यक्ति है, उसकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। आयकर की गणना करने हेतु निम्नलिखित प्रयोग करें। आयकर की कुछ दरें दे रखी हैं। 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 1.5 लाख रुपए 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक, 1.5 लाख से अधिक धनराशि का 10%, 3 लाख रुपए 1 से 5 लाख रुपए तक 15%, 15,000 प्लस 3 लाख रुपए से अधिक राशि का 20%, 5 लाख रुपए 1 से अधिक पर 55,000 प्लस 5 लाख रुपए से अधिक राशि धनराशि का 30% पे टैक्स लगेगा। खा इस अभी भी पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अभी सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है। अधिभार देय आयकर का 10% लगेगा। यदि कर योग्य आय अगर 10 लाख रुपए से अगर ऊपर आती है तो देय आयकर का हमको 10% भी लगाना पड़ेगा। गा शिक्षा उपकर, जिसमें देय आयकर का 2% लगाना है, और दा में दे रखा है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर में हमको देय आयकर का 1% भी लगाना होगा। तो इसका हम लोग हल देख लेते हैं। हल में जो कुल वार्षिक आय दे रखी है वो कितनी है? 8 लाख रुपए है। जो कुल वार्षिक आय भारत की है वो कितनी है? 8 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ना तो जमा कर रहा है राशि, ना कुछ दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगी? उसकी कर योग्य आय हो जाएगी। तो कुल वार्षिक आय और कर योग्य आय समान है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है कि यहाँ वो जमा करता है, यहाँ कोई बचत पत्र खरीदता है, ना ही कहीं कोई दान कर रहा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो वही उसकी कर योग्य आय हो जाएगी। अब हम लोग सीधा सीधा इस पर टैक्स निकाल लेंगे कि 8 लाख रुपए कौन सी दर के अंतर्गत आता है? ये आता है 5 लाख रुपए 1 से अधिक, यानी कि पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत ये मैच होता है। तो 55,000 तो फिक्स है कि 55,000 उसको देना ही पड़ेगा। तो 55,000 तो फिक्स है, प्लस 55,000 प्लस और 5,000 रुपये से अधिक धनराशि का 30% लगेगा। 5 लाख रुपये से अधिक धनराशि, तो 8 लाख रुपये जो है वो 5 लाख रुपये से कितनी अधिक है?
तो 8 लाख में से 5 लाख घटा देंगे तो बचा 3 लाख। तो 3 लाख पे हम लोग 30% भी निकालेंगे जो कि इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा कुल देय आयकर? 1,45,000 रुपये। ठीक है, ये तो कुल देय आयकर निकल के आ गया। ये तो कुल देय आयकर निकल के आ गया। कुल कर योग्य आय कितनी निकल के आई थी? 8 लाख रुपए थी कुल कर योग्य आय। अब खंड खा क्या इसको मैच करता है? खंड खा में दे रखा है कि देय आयकर पर 10% लगेगा टैक्स। कब? जब कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ऊपर हो। लेकिन यहाँ पे कर योग्य आय 8 लाख रुपए है तो खंड का हम लोग को नहीं निकालना है। अब खंड गा देखते हैं जिसमें कह रहा है कि शिक्षा उपकर पर देय आयकर का 2%। अब देय आयकर कितनी निकल के आई? 1,45,000 रुपये। अब इस पर देय आयकर का 2% निकालेंगे तो 1,45,000 का 2% जब निकालेंगे ये वाला तो इसका निकल के आएगा 29 रुपये। और माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर कितना निकाल रहा है यहाँ पे? देय आयकर का 1%, यानी कि 1,45,000 का हम लोग अब 1% भी 1% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? वो आएगा 1,450 रुपये। तो टोटल हमको कुल कितना टैक्स देना पड़ेगा? एक तो आयकर है जो कि दे रखा है 1,45,000 रुपये, और शिक्षा उपकर जो कि निकल के आएगा 29 रुपये, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर निकल के आएगा जो आया 1,450 रुपये। तो इन तीनों करों को जोड़ देंगे हम, 1,45,000 प्लस 2900 प्लस 1,450 रुपये। तो उसको सालाना कितना देना पड़ेगा टैक्स? 1,49,350 रुपये उसको कुल देय आयकर निकल के आएगा उसका, जो कि उसको साल में देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 समझ लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैं जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में कोई मान लीजिए व्यक्ति है जिसको नाम दे रखा है एक्स की वार्षिक आय 3,95,000 रुपये है, जो कि मकान किराया भत्ता छोड़कर है। वह अपने भविष्य निधि का जो खाता है उसमें 4,000 रुपये प्रति माह जमा करता है। तो 1 महीने का 4,000 दे रखा है, तो साल का निकालने के लिए इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो साल का निकल के आएगा 48,000 रुपये वो भविष्य निधि में जमा करता है। 60,000 रुपये का वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो एक्स द्वारा दिए गए आयकर ज्ञात कीजिए जबकि बचत की छूट की अधिकतम सीमा, यहाँ पे पॉइंट आ गया अधिकतम सीमा। अधिकतम, जहाँ पे अधिकतम आ जाए वहाँ पे याद रखना सिर्फ, चाहे बचत राशि 1,00,000 रुपये से अधिक भी चली जाए तब भी हमको शेष जो आय निकल के आती है जो छूट के बाद, यानी कि कोई भी हम कहीं पे दान करते हैं तो उसमें से छूट के बाद जो शेष आय निकल के आती है उसमें सिर्फ हम लोग 1,00,000 ही घटाएंगे, सिर्फ 1,00,000 घटाएंगे, ना ही उसमें कुछ ऐड करेंगे, भले ही 1,00,000 पैसे अधिक है। अगर अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है तो आयकर की दरें निम्नलिखित दे रखी हैं। कर योग्य धनराशि 1,50,000 रुपये तक कर शून्य है। 1,50,000 रुपये से 1 से लेके 3,00,000 रुपये तक 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे अतिरिक्त एक आयकर लग रहा है, अधिभार जिसे कहते हैं, तो 3% का अधिभार भी लगता है। अतिरिक्त आयकर लगेगा जो कि 3% अधिभार भी लगता है, अधिभार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक्स की जो वार्षिक आय दे रखी है वो 3,95,000 रुपये है। कहाँ कहाँ पे उसने धनराशि जमा कर रखी है, यहाँ पे कहीं पे दान या ट्रस्ट दे नहीं रखा है, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे जमा कर रहा है धनराशि भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक, तो महीने का साल का निकालने के लिए 12 का गुणा कर देंगे तो 48,000 रुपये निकल के आ गए। राष्ट्रीय बचत पत्र में 60,000 रुपये दे रहा है, तो टोटल वो कितना रुपये जमा कर रहा है? 48,000 प्लस 60,000, यानी कि 1,80,000 रुपये, 1,08,000 रुपये वो टोटल जमा कर रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिकतम 1,00,000 रुपये तक ही कर मुक्त है, अधिकतम। तो जो उसकी वार्षिक आय थी वही उसकी कर योग्य आय बन जाएगी। कर योग्य नहीं बनेगी, सॉरी, कर योग्य आय बनेगी 3,95,000 में से जब हम लोग 1,00,000 घटाएंगे, हम लोग अधिकतम 1,00,000 घटाएंगे, इसमें हम लोग 8,000 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये तक है।
तो सिर्फ अधिकतम 1 लाख ही उसमें से घटाएंगे। तो 3,95,000 में से हम लोग 1 लाख घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 2,95,000 रुपये। 2,95,000 रुपये निकल के आ गया। अब 2,95,000 रुपये कौन सी दर के अंतर्गत है, ये 1,50,000 रुपये 1 से लेकर 3 लाख रुपये तक के बीच में है, जिसमें 1.5 लाख रुपये के ऊपर का 10% पे टैक्स लगेगा। तो 1.5 लाख रुपये से कितना अधिक है, तो 2,95,000 में से हम लोग 1.5 लाख घटा देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे। तो कितना निकल के आएगा, 14,500 रुपये। ये 14,500 रुपये निकल के आ गया। अब 14,500 रुपये पे भी इस पर अधिभार लग रहा है, अतिरिक्त कर कितना, 3%। तो 14,500 का जब 3% निकालेंगे तो कितना निकल के आ गया, 435 रुपये। परसेंट तो निकलना आता ही होगा। 14,500 का जब 3% होता है तो परसेंट मतलब बटे में 100 आ जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, ये 435 रुपये। ठीक है, तो आयकर कितना निकल के आया था, 435 रुपये, सॉरी 14,500 रुपये। और अधिभार कितना निकल के आ गया, 435 रुपये। तो 14,500 में से 435 हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कर कितना आ जाएगा, कुल देय आयकर 14,935 रुपये, जो कि उसको साल में देना पड़ेगा इतना रुपये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि किसी व्यक्ति की प्रतिमाह आय 45,000 रुपये है, उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में 60,000 रुपये जमा कर दिए, जिस पर आयकर में 100% की छूट है। किसी अस्पताल में उसने 10,000 रुपये दान किया, जिस पर आयकर में 50% की छूट है। ठीक है, ये तो उसने दान किए रुपये। अब वो कहाँ कहाँ जमा कर रहा है, भविष्य निधि में 7500 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है। एक महीने में 7500 है तो साल का निकालना पड़ेगा, तो 7500 गुणा 12 वो निकल के आ जाएगा भविष्य निधि का। और 12,000 रुपये वो बाहर से जीवन बीमा में दे रहा है, और 30,000 रुपये के वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। ठीक है, अब आयकर की दरें दे रखी हैं, तो उस वित्तीय वर्ष में उसको द्वारा दिया गया आयकर हमको ज्ञात करना है। आयकर की दरें दे रखी हैं, यहाँ पे दे रखा है एक पॉइंट कि 1 लाख रुपए की कुल बचत पर 100% छूट है। यहाँ पे अधिकतम नहीं दे रखा है कि अधिकतम 1 लाख रुपए है। ये बात आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है कि कई बच्चे क्वेश्चन में बहुत गलती कर बैठते हैं। जहाँ पे अधिकतम 1 लाख रुपए होती है वो क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होता है, और जहाँ पे अधिकतम नहीं दे रखा हो, यहाँ पे दे रखा है कि 1 लाख रुपए की कुल बचत पर 100% की छूट मिलती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसकी कर की दरें दे रखी हैं कि 2 लाख रुपए तक तो कर शून्य है, और 2 लाख रुपए 1 से लेके 5 लाख रुपए तक तो उस पर 2 लाख रुपए से अधिक धनराशि पर 10% का टैक्स लगेगा। अतिरिक्त शिक्षा अधिभार भी लगेगा, अतिरिक्त कर लगेगा जो कि आयकर का 3% लगेगा। इसका हल देख लेते हैं हम लोग। तो जो वार्षिक आय है वो कितनी आ रही है, वार्षिक आय उसकी 45 रुपये प्रति माह दे रखा है, तो 45 से गुणा 12 करके निकाल लेंगे, कितनी निकल के आएगी, 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये, ये जीरो बने हैं यहाँ पे सारे। 5,40,000 रुपये उसकी सालाना उसकी इनकम हो गई। ठीक है, अब इसमें से वो 60,000 रुपये तो वो जमा करता है कहाँ पे, प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो 60,000 रुपये पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि वार्षिक आय के अंतर्गत आता है। तो 5,40,000 में से हम लोग 60,000 कटाएंगे पूरा, और अस्पताल में 10,000 रुपये दान देता है, जिससे 50% की छूट मिलती है। तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000, यानी कि पहले तो हम कितना रुपये कटाएंगे देख लेते हैं पहले। एक तो 60,000 रुपये, 60,000 रुपये प्लस 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपये हो गए। इतना तो उसको कर की छूट मिल रही, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 65,000 रुपये पे उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो किसी वार्षिक आय के अंतर्गत आएगा। तो 5,40,000 में से हम लोग पहले 65,000 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके दे रखा है। प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि 60,000 रुपये है। शेष वार्षिक आय कितनी बचेगी, जब 5,40,000 में से 60,000 घटाएंगे तो 4,80,000 रुपये, ये निकल के आ गया।
अस्पताल में कितना दे रखा है, वो 10,000 दे रखा है, जिससे 50% की छूट मिलती है, 50% पे आयकर में छूट मिलती है। तो उसका 10,000 का 50% निकाल लेंगे, कितना निकल के आ गया, 5,000 रुपये। अब इस 5,000 निकल के आ गया, तो शेष वार्षिक आय कितनी आई थी, 4,80,000। अब 4,80,000 में से हम लोग 5,000 और घटा देंगे, यानी कि वही पड़ा सीधा सीधा 5,40,000 में से हम लोग 65,000 घटा रहे हैं। तो कितना निकल के आ गया, 4,75,000 रुपये। कुल जमा राशि कितनी है, तो 7,500 रुपये दे रहा है महीने में। तो 12 महीने का 12 से गुणा कर देंगे, प्लस 12,000 और 30,000 रुपये वो दे रहा है। 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में दे रहा है, 30,000 के वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, और 75 प्रति माह वो भविष्य निधि में जमा करता है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना कुल जमा राशि कितनी निकल के आ गई, 1,32,000 रुपये। ठीक है, अभी जो 1,32,000 रुपये है, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है अधिकतम नहीं दे रखा है कि अधिकतम 1,00,000 रुपये पे कर मुक्त है। यहाँ पे अधिकतम शब्द का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे दे रखा है कि 1,00,000 रुपये की कुल बचत पर, 1,00,000 रुपये की कुल बचत पर यहाँ पे 100% छूट का प्रावधान दिया गया है। मतलब जो शेष वार्षिक आय निकल के आई 4,75,000 रुपये, ये वाली, इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो 4,75,000 में से हम लोग पहले तो 1,00,000 घटाएंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपये की कुल बचत पर छूट है 100%। तो 1,00,000 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग टैक्स किस पे निकालते हैं, बिना छूट वाले पे, बिना छूट वाले जो रुपए होते हैं। तो छूट कितने मिल रही, 1,00,000 रुपये, तो पूरी पूरी छूट मिलेगी। तो 4,75,000 में से हम लोग 1,00,000 घटा देंगे। अब है कितना, 1,32,000 रुपये कुल जमा राशि। तो 1,00,000 पे तो घटा दिया, बचे हुए 32,000, लेकिन 32,000 रुपये हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें से प्लस का 32,000 रुपये और हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आ गया, 4,07,000 रुपये। ठीक है, ये निकल के आ गया 4,07,000 रुपये। अब 4,07,000 रुपये कौन सी कर दे के अंतर्गत आता है, ये 2,00,000 रुपये, 2,01,000 रुपये लेके 5,000 रुपये के अंतर्गत आता है। इसमें 2,00,000 रुपये से अधिक धनराशि का 10% टैक्स लगेगा। तो 2,00,000 रुपये से कितना अधिक है, तो 4,07,000 में से 2,00,000 घटा देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे, तो वो आयकर निकल के आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 20,700 रुपये निकल के आ गया, 20,700 रुपये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको अतिरिक्त शिक्षा अधिभार भी देना है, जो कि आयकर का 3% लगेगा। अब आयकर कितना निकल के आ गया, 20,700। अब इसका 3% हमको और अधिभार निकालना है, यानी कि 20,700 को 3% कितना हो जाएगा, 621 रुपये, 621 रुपये। तो कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, 20,700 प्लस 621 रुपये, तो टोटल कितना जाके बना जाके 21,321 रुपये। उसको 1 साल में पूरा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो ये जाके उसका पूरा इनकम टैक्स निकल के आ गया कि इतना उसको साल में जमा करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लेना। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात कौन सी थी, कि यहाँ पे जो 1,00,000 रुपये है वो अधिकतम बचत नहीं दी, कुल बचत पर 100% छूट दे रखा था। यानी कि एक जो भी बचत आई राशि 1,32,000, यहाँ पे 1,32,000 जो आई है राशि, ये वाली 1,00,000 रुपये से अधिक है, तो हम लोग जो शेष है, जो बची थी, निकली थी 4,75,000 रुपये, ये वाली, यहाँ से हम लोग, तो 4,75,000 में से पहले तो हम 1,00,000 घटाएंगे, क्योंकि 1,00,000 पे 100% आपको छूट मिल रही है, लेकिन अधिकतम 1,00,000 रुपये नहीं दे रखा है। तो उसमें से हम लोग जो बची हुई राशि है जमा की, उसको हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि उस बची हुई राशि हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 1,00,000 रुपये पे तो नहीं देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये से जितनी अधिक है उसको देना पड़ेगा उस पर। तो 1,00,000 घटा दिया और 32,000 जोड़ दिया, तो यहाँ पे उसका कुल इनकम टैक्स निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि मकान किराया भत्ता छोड़कर रवि जैन की मासिक आय 90,000 है, यानी कि 1 महीने की उसकी आय दे रखी है 90,000 रुपये। साल का निकालने के लिए 12 से गुणा करेंगे। वह 72,000 रुपये अपने भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि में योगदान करता है। ठीक है, 24,000 रुपये वो अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में भुगतान करता है। अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी कि 6 महीने में वह 24,000 देता है LIC में, प्रीमियम LIC में जमा करता है वो। यदि वह 11 महीने के बीच में
उसके वेतन से 10,000 रुपये प्रतिमाह आयकर की कटौती की जा चुकी है। 11 यदि प्रथम 11 महीने के बीच में उसके वेतन से हर महीने 10,000 रुपये आयकर में कटौती की जा चुकी है, तो अंतिम महीने में उसके आयकर दायित्व की गणना की, यानी 11 महीने तक हर महीने उसके अकाउंट से 10,000 रुपये कट रहे हैं आयकर के रूप में, तो उसको आखिरी महीने में कितना टैक्स देना पड़ेगा वो निकालना है हमको। आयकर की गणना कर लेंगे हम लोग। आयकर की गणना करने हेतु यहाँ पे दे रखा है कुछ कर की दरें। 2 लाख रुपए से कोई कर नहीं। पॉइंट नंबर 2, 2 लाख रुपए 1 से लेके 5 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए से अधिक धनराशि का 10%। 5 लाख रुपए 1 से लेके 8 लाख रुपए तक 30,000 रुपये तो फिक्स है, देना ही पड़ेगा, प्लस 5 लाख रुपए से अधिक धनराशि का 20% भी देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, 8 लाख रुपए से अगर अधिक बन रही है तो 90,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 लाख रुपए से अधिक धनराशि का आप लोग 30% भी देना पड़ेगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, क्वेश्चन और दे रखा है आगे। खा जो पॉइंट उसमें दे रखा है छूट 1 लाख रुपए तक की बचत कर मुक्त है। अधिकतम नहीं दे रखा है कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक बचत कर मुक्त है, यहाँ पे दे रखा है कि 1 लाख रुपए तक की बचत कर मुक्त है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गा दे रखा है कि अधिभार भी लगेगा उस पर। शिक्षा उपकर लगेगा जो कि दे कर का 20% है, बहुत ज़्यादा ये। और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर लगेगा जो कि दे कर का 1% है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 90,000 तो उसकी मासिक थी, तो वार्षिक निकालने के लिए 12 गुणा करेंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, 10,80,000 रुपये उसकी 1 साल की इनकम आ जाएगी, जो कि किराया भत्ता छोड़कर है। और कुल जमा राशि कितनी है, वो 72,000 रुपये। तो कहाँ जमा कर रहा है वो, 72,000 रुपये वो अपने भविष्य निधि में जमा कर रहा है, और 24,000 रुपये वो 6 महीने में जमा कर रहा है। कहाँ पे, प्रीमियम LIC में। तो साल का निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे 24 में, तो कुल जमा राशि वो कितनी कर रहा है, 72,000 प्लस 24 दूनी 48,000, यानी कि 72,000 प्लस 48,000 यानी कि 1,20,000 रुपये वो जमा कर रहा है साल में। तो प्रश्न के अनुसार 1 लाख रुपये तक की कुल बचत कर मुक्त है, तो कर योग्य आय कितनी आ जाएगी, उसकी जो वार्षिक आय कितनी थी, 10,80,000, और जो बचत कर रहा है 1,20,000। अधिकतम छूट कितनी मिल रही है, जो प्रश्न के अनुसार से 1 लाख रुपये तक कर बचत मुक्त है, जो 1 लाख रुपये था उस पर कर तक बचत कर मुक्त है उस पर। ठीक है, तो 10,80,000 में से हम लोग कितना घटाएंगे, सिर्फ 1 लाख घटाएंगे, क्योंकि अधिकतम 1 लाख क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लाख रुपये तक उसको कर मुक्त है, बचत कर मुक्त है। तो 1 लाख घटा देंगे, और 1 लाख रुपये से कितना अधिक है ये जमा राशि, 20,000 रुपये, तो 1 लाख घटा देंगे और 20,000 जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, कर योग्य है 10 लाख रुपये। यानी कि अब इस 10 लाख रुपये पर हम लोगों को टैक्स निकालना है। तो 10 लाख रुपये कौन सी कर दर के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत आता है, यानी जो कि 8 लाख रुपए से अधिक है, यानी कि 90,000 तो फिक्स है, देना ही पड़ेगा टैक्स, प्लस 8 लाख रुपए से अधिक धनराशि का आपको 30% अलग से देना पड़ेगा। तो आयकर निकालने के लिए 90,000 तो फिक्स है, प्लस 8 लाख रुपए से कितना अधिक है, 10 लाख, 2 लाख रुपये, तो 2 लाख का 30% निकालेंगे, तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 1,50,000 रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये ये आयकर निकल के आ गया। अब इस पर और भी शिक्षा उपकर लग रहा है, कितना लग रहा है शिक्षा उपकर, यहाँ पे सॉरी ये 20% रखा है, यहाँ पे 2% है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 2% है। तो 1.5 लाख रुपये हम लोग शिक्षा उपकर निकालेंगे जो कि 2% है। जब 1.5 लाख का 2% निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो शिक्षा उपकर निकल के आ गया, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी निकालना है, तो 1.5 लाख का 1% निकल के आएगा, जो कि आयकर पे निकालते हैं हम लोग। आयकर कितना आ गया, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये हम लोग पहले शिक्षा उपकर निकाल लिया, जो कि उसका 2% है, कितना निकल के आ गया, 3,000 रुपये। अब माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी निकालना है, जो देकर का 1% है, यानी कि 1.5 लाख का 1%, कितना निकल के आ गया, 1,500 रुपये, ये वाला 1,500 रुपये। ठीक है, तो कौन कौन से कर हैं जो हमको टोटल कितना कर हो जाएगा देना पड़ेगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को मार कर दे रहा हूँ। तो एक तो 1.5 लाख रुपये जो कि उसको आयकर देना ही पड़ेगा, ऊपर से शिक्षा उपकर है 3,000 रुपये, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी है, जो कितना निकल के आ गया, 1,500 रुपये। तो कुल अधिभार कितना आ गया, कुल अधिभार जो है यहाँ
खाम गा में दे रखा था अधिभार कुल कितना है शिक्षा उपकर मिला के, माध्यमिक शिक्षा को मिला के ये कुल अधिभार है कितना आ गया 3000 प्लस 1500 कितना 45 रुपये। ठीक है, तो कुल दे आकर कितना हो जाएगा 1.5 लाख प्लस 3000 प्लस 1500 कर लो, या फिर सीधा सीधा 1.5 लाख प्लस कुल अधिभार कर लो। तो 1.5 लाख में से जब 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1,54,500 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अब कुल जमा आयकर कितना है उसका पहले से कि वो हर उसके महीने उसके मतलब खाते से हर महीने क्वेश्चन में दे रखा है कि हर महीने 10,000 रुपये कट रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है 11 महीने तक हर महीने उसके खाते से 10,000 रुपये प्रति माह कट रहे हैं, उसके आयकर की कटौती हो रही है। तो हर महीने 10,000 कट रहे हैं, तो 10,000 इसका गुणाकार 11 कर देंगे तो कितना बचा 1,10,000 रुपये आ गया, 1,10,000 आ गया। और दे आयकर कितना हमको टोटल देना है 1,54,000, और 11 महीने तक उसने कितना जमा कर दिया 1,10,000 रुपये। तो आखिरी महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे कुल में से 11 महीने का माइनस कर देंगे, यानी कि 1,54,500 में से हम लोग 1,10,000 घटा देंगे, तो अंतिम महीने में उसको कितना कर देना पड़ेगा 44,500 रुपये उसको टोटल कर देना पड़ेगा आखिरी महीने में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर से खुद से ला के करने हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2012 और 2013 में घर किराया भत्ता छोड़कर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 4,50,000 रुपये है। वह 48,000 रुपये तो भविष्य निधि में जमा करता है और 20,000 रुपये वो जीवन बीमा निगम में और 10,000 रुपये वो राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लगाता है। ठीक है, ये तो कुल बचत राशि है जो कि 48,000 रुपये वो सामान्य भी अपने भविष्य निधि में जमा करता है, 20,000 रुपये की वो LIC देता है और 10,000 रुपये को राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में लगाता है। उसको वार्षिक देय आयकर पर 3% शिक्षा उपकर भी देना पड़ेगा। यदि वह 1,000 रुपये हर महीने आयकर के रूप में 11 महीने तक देता है जमा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंतिम महीने में से कितना आयकर जमा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। आयकर गणना करने के पहले कुछ ज्ञातव्य हैं जो कि निम्नलिखित योजना में लगाएगी धनराशि अधिकतम 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। यहाँ पे पॉइंट आ गया कौन सा अधिकतम, अधिकतम शब्द का यूज आ गया यहाँ पे, अधिकतम 1,00,000 रुपये है यानी कि अधिकतम आ गया। तो भले अगर जमा राशि अगर 1,00,000 से ऊपर आ गई, मान लो 1,10,000 आ गई, तो भी हम लोग जो शेष आई थी उसमें सिर्फ 1,00,000 घटाएंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, तो उसमें हम लोगों ने जोड़ा भी था, लेकिन इससे हम लोग जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ 1,00,000 घटाएंगे अगर 1,00,000 रुपये से अगर ज़्यादा आई तो। कुछ ज्ञातव्य हैं कि सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, जीवन बीमा की धनराशि में जमा करता है और राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित धनराशि है। इन सभी पे अधिकतम 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। ठीक है, कर की दरें दे रखी हैं क्या कि 2,00,000 रुपये तक है, कोई भी कर नहीं लगेगा, कर शून्य है। ठीक है, यहाँ पे कर शून्य है, यहाँ पे दे रखा है। और 2,00,000 रुपये 1 से लेके 5,00,000 रुपये तक उसको, जो 2,00,000 रुपये से अधिक राशि आएगी उसकी धनराशि, उस पर आपको 10% अधिक से टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन देख देते हैं हम लोग। पहले तो उसकी कुल वार्षिक आय दे रखी कितनी 4,50,000 रुपये। अब उससे पहले कुल जमा राशि देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ उसने जमा कर रखे, कहीं दान तो कर नहीं रहा है, तो कुल वार्षिक आय में तो कुछ घटाना तो पड़ेगा नहीं। तो जमा राशि दे रखी है, तो जमा राशि निकाल लेंगे। 48,000 रुपये वो कहाँ जमा कर रहा है, 48,000 रुपये वो सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है 48,000 रुपये, और 20,000 रुपये जीवन बीमा में दे रहा है, यानी कि 48,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 10,000 कहाँ दे रहा है वो राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में दे रहा है। तो कुल कितने आ गए 78,000 रुपये आ गए, जो कि कर मुक्त है, क्योंकि अधिकतम कर मुक्त कितनी है 1,00,000 रुपये है। तो 78,000 में यहाँ पे 1,00,000 माइनस नहीं करेंगे, 1,00,000 तब माइनस करते हैं जब 1,00,000 रुपये से अधिक आती है राशि जमा धनराशि, उस कंडीशन हम लोग 1,00,000 माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 78,000 रुपये। तो 4,00,000 जो कुल वार्षिक आई थी उसकी, तो उसमें से 4,50,000 में से सिर्फ कितना माइनस करेंगे 78,000 रुपये, क्योंकि अधिकतम छूट कितनी दे रखी 1,00,000 रुपये। यहाँ पे अधिकतम धनराशि जमा की गई वो 1,00,000 बनी ही नहीं रही है,
कितनी बन रही है, सिर्फ 78,000 रुपये। तो सिर्फ हम लोग 78,000 रुपये माइनस करेंगे, क्योंकि 78,000 रुपये पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 4,07,000 रुपये। 4,07,000 रुपये कौन सी कर दर के अंतर्गत आता है, पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत, यानी कि ये 2,00,000 रुपये एक से लेके 5,00,000 रुपये तक के बीच में आता है, जिसपे हम लोग 2,00,000 रुपये से अधिक धनराशि का 10% पे टैक्स लगाएंगे। तो तब 4,07,000 में से 2,00,000 घटाएंगे, 4,07,000 में से जब हम लोग, यहाँ पे 07 है ये, जब 2,00,000 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2,07,000 रुपये। ठीक है, 2,07,000 रुपये निकल के आएंगे ये। इस पे हम लोग 10% लगाएंगे, यानी कि 2,07,000 पे हम लोग 10% का टैक्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20,700 रुपये। ये तो आ गया आयकर। ठीक है, अब ये फाइनल नहीं आया है, इस पर कुछ और भी कह रहा है कि उसको वार्षिक, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको वार्षिक आय का 3% शिक्षा उपकर भी देना है। ठीक है, उसको शिक्षा उपकर भी देना है 3%, जो कि आयकर पे लगेगा, यानी कि 20,700 का 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,700 का 3% निकालेंगे तो 621 रुपये। तो कुल दिया कर कितना आ जाएगा, एक तो ये वाला 20,700 प्लस कौन सा, ये 621 रुपये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल हमको दिया कर निकल आ जाएगा। वो कितना निकल के आ गया, 21,321 रुपये हमको कुल टैक्स देना पड़ेगा साल भर में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 1,000 रुपये प्रति माह टैक्स के रूप में 11 महीने तक जमा करता है, 11 महीने तक वह लगातार हर महीने 1,000 जमा करता है, तो 1,000 गुणा 11 करेंगे, यानी कि 11,000 रुपये वो दे चुका है अभी तक, 11 महीने तक कुल टैक्स दे चुका है। और हमको कुल देना कितना है, 21,321। तो आखिरी महीने का पूछ रहा है, तो 21,321 में से हम लोग 11,000 माइनस करेंगे तो अंतिम महीने का टैक्स निकल के आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 10,321 रुपये, जो कि उसको आखिरी महीने में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने आप लोगों ने क्वेश्चन किए, जो थ्योरी की जो क्वेश्चन किए, कि अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कुछ आगे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ थ्योरी बची है, वो हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तब तक आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करो, अच्छे से समझो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।